Okay, so when we say that one of the salient features of your constitution is that it is a synthesis of parliamentary sovereignty and जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब एक तरफ हमारा जुडिशरी सुप्रीम है और उसके साथ साथ हमारा पार्लियामेंट सॉवरन है। व्हाट डिड वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ यूके? वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। हमने क्या बात की थी? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में बात की थी। और यूएसए के केस में क्या बात किया था? हमने बात किया था जुडिशियल, वी हैड टॉक्ड अबाउट जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, सो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है, इन दोनों के बारे में हमने बात किया था। सो इंडिया के केस में क्या होता है? इंडिया के केस में वी आर अ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ मिक्सचर। वी आर अ मिक्सचर ऑफ a system where the parliament is sovereign as well as the judiciary is also independent. Okay, so in the parliamentary system, the parliament is the supreme law-making body, and its laws cannot be questioned or overruled by any authority. In the UK system, the parliament is completely sovereign, meaning it can make or unmake any laws. And please remember this, that under the British system, no law passed by the British Parliament can be declared unconstitutional by the judiciary. Is it the same situation in India? Can the judiciary declare any law as unconstitutional? The answer is yes. In India, we can do. We can do in India, and India में जो है हम we are very clear about a fact that the Supreme Court's rule, which sits at the apex of the judiciary, it is to interpret the constitution. So the power that the judiciary gets is from interpreting the constitution. Okay, so concept of judicial supremacy जो है उसके बारे में हम देखते हैं। सो इफ देर इज अ सिस्टम, हमने, आप याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, इंडिया इज नाइदर जुडिशियल सुप्रीमेसी नॉर इट इज कंप्लीटली पार्लियामेंट सॉवरेंटी। वी आर अ सिंथेसिस, इट्स अ मिक्सचर। ओके, सो इन अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, जहां सोलली जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात होती है, द जुडिशियरी हैज द फाइनल अथॉरिटी in interpreting the constitution. Like in the United States, the Supreme Court has the power of judicial review, allowing it to strike down laws that violate the constitution. Okay, लेकिन इंडिया क्या करता है? इंडिया एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है, हेयर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पावर जुडिशियल, जो रिव्यू का पावर है, जेआर का पावर, दैट इज जुडिशियल रिव्यू पावर, ये कहां से मिलता है? दिस इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? व्हाट वी नो इज दैट पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल, बट द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ओके, अब यहां पर somebody is saying judicial upper hand. I'll come to Siddharth's question. That is also a very relevant question he has asked. Judicial upper hand, he is saying, and he's correct. Why he judicial upper hand? Can you tell me one reason why he has said judicial upper hand? That in our system there is a synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy with a judicial upper hand. जुडिशियल अपर हैंड जो है वो एक पर्टिकुलर केस की वजह से हुआ है। अपर हैंड मतलब जुडिशियरी बाजी मार गई है, थोड़ा सा ऊपर है जुडिशियरी कंपेयर टू द पार्लियामेंट। दैट इज बिकॉज ऑफ द केशव नंदा भारती केस। दैट इज बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉलिजियम। व्हाट इज कॉलिजियम वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आई हैव गिवन यू अ बेसिक ओवरव्यू टू एवरीबडी कि आप बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज द बेसिक फीचर?
because basic structure is not given by the Constituent Assembly and the founding fathers. It is a doctrine which got evolved in 1973. So court retained the power that I will decide what constitutes a basic feature. So उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से ये जो बैलेंस है बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होके जुडिशियरी के फेवर में चला गया. द लास्ट 1 मिनट वट एवर आई हैव स्पोकन, क्या आपको समझ में आया? वट एवर आई हैव स्पोकन, किसी को डाउट है इसमें? स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ. Okay, I know that, okay, you people, a lot of you guys have prior knowledge and you are very good in this, but there are certain people who are starting right now. मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई भी डाउट है बताइए, तुरंत बताइए. ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म? Judicial review means that you are reviewing any law for violation of constitution, and judicial activism is when the court goes beyond their duty. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. कहीं पर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, सो द सुप्रीम कोर्ट, इट विल अलाउ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर मान लिया मैं दिल्ली में रह नहीं रहा, बट दिल्ली इज इन माई कंट्री एंड आई से दैट ओके माई कैपिटल इज अंडर अटैक फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो द कोर्ट विल अलाउ मी. Okay, so that is judicial activism where the court goes beyond their call of duty. Suppose there is some bonded labor, but I am not a bonded labor. I am not a person who is affected by bonded labor. No family member is under bonded labor, but I see some people who are working under bonded labor. So what I can do is I can approach the court and the court will entertain my plea. So what has happened here? I am not a direct victim, but court is accepting me. Why? Because court is going above and beyond their duty. So that is judicial activism. And judicial review क्या है? Simply कोई law बना, the parliament has passed any law, and the law, it then goes to the court. Okay, somebody take the law to the court and the court sees whether the law is according to the provisions of the constitution or not. Is it clear the difference between judicial review and judicial activism? क्या ये judicial review, judicial activism हो गया? Every law passed by government, it can be challenged in the judiciary. It is challenged in the judiciary. So what happens? Either the judiciary entertains it or the judiciary dismisses it. Okay. Every law has a potential to be challenged. So judiciary decide करेगी कि whether, okay, so suppose there is a law which is very clear cut. There is nothing, okay, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि that is violation of the constitution, and still you go to the court. So the court will hear you and then it will dismiss it. Okay. लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ है, जैसे वी कैन से 370 आर्टिकल हटाना हो गया, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें बांग्लादेश को देना था हमें ऑनक्लेव्स, बांग्लादेश से कुछ ऑनक्लेव्स लेने थे. सो ऑल दीज थिंग्स, दिस इज वेरी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बिगुअस. ओके, तो वहां पर अगर आप जाइएगा, सो द कोर्ट विल रिव्यू इट, कोर्ट देखेगी, और कोर्ट जो है देखने के बाद दे विल डिसाइड आफ्टर सीइंग दिस कि वेदर दिस इज according to the provisions of the constitution or not. Okay, so when our founding fathers made the constitution, they assigned the judiciary, particularly the Supreme Court of India, the power and the responsibility to interpret the constitution. Why? Because they knew that howsoever elaborately we write the constitution, there will be times where there will be ambiguity. अगर आपने देखा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज रिटन वेरी इलेबोरेटली. ओके, और यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रीफ है, इट इज वेरी ब्रीफ. ओके, सो हमारे फाउंडिंग फादर्स दे न्यू दैट इवन आफ्टर राइटिंग सो इलेबोरेटली ईच प्रोविजंस, इट टेक्स अप 3-4 पेजेस, लेकिन फिर भी ambiguity जो है आ जाती है whenever it comes to the laws passed by the parliament, whenever it comes to any orders by the executive. So देखा जाता है whether the executive and the legislature, they are behaving according to the provisions of constitution or not, and that responsibility has been assigned to the judiciary. Okay,
All right. Any questions that you guys have? Okay. We can challenge 42nd, 43rd amendment. Absolutely, you can do. You can do 42nd, 43rd amendment को challenge करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं. Why? Because our court is a court of record. Okay. तो पुराने laws भी जो हैं, आप उसको जाके challenge कर सकते हैं. That okay, this is not constitutional. Obviously, आपका काम है challenge करना, but court भी जो है आपके ऊपर it can levy some penalty for frivolous challenges. So कोई भी challenge आप करने जाते हैं तो सोच समझ के challenge करना होता है. Otherwise the court can put penalty on you for wasting the court's time. Okay. यूके में एम्बिग्विटी ज्यादा होना चाहिए था. ओके. सो यूके में क्या है? यूके में देयर इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पर कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस एंड ऑल दीज थिंग्स दे वर्क मोर, है ना. तो इसीलिए वहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है. एम्बिग्विटी है. एम्बिग्विटी तब होती है ना कुछ लिखा रहे. एम्बिग्विटी है ना, आप ये समझिए ना कि एम्बिग्विटी कब होगी, जब कुछ लिखा रहे. कुछ लिखा ही नहीं है तब एम्बिग्विटी कैसे होगी? ओके. कंपेयर दैट टू यूएस, कुछ लिखा हुआ है वहां पर. यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव रिटन डाउन समथिंग, बट दे हैव रिटन वेरी ब्रीफली. ओके. सो ये चीज जो है आपको समझना होगा. ऑल राइट. Judiciary is powerful, but it cannot interfere in policy making. What this interference is called? It is called judicial overreach. So this question comes in GS2 polity. Okay. So constitution, not parliament or judiciary, is supreme in India. Okay. Please remember this. और ये हमारे पास क्या है? एक इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर. Separation of power is ensured via independent judiciary. This question had come in 2021 prelims. Okay. So separation of power जो है ये आपका कैसे इंश्योर होता है? जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. अब समझ में आ रहा है कैसे? बिकॉज इफ योर जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट चेक the trespassing of the legislature and the executive, because ultimately the judiciary has been handed down the responsibility of interpretation of the constitution by the constituent assembly. So interpretation अगर फ्री नहीं होगा, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी. मैं फिर कह रहा हूं, पुराना क्वेश्चन है. यूपीएससी हैज द प्रोपेंसिटी टू डायरेक्टली रिपीट इट्स पॉलिटी क्वेश्चंस. तो ये चीज ध्यान में आपको समझना होगा कि इंटरप्रिटेशन का पावर तभी होगा when the judiciary will be free, and when it will interpret, it can check the trespassing of the legislature and the executive on each other's domain and on its own domain as well. मतलब तीन आपके ब्रांच, आप ऐसे करिए, ऑर्गन समझिए. एक लेजिस्लेचर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्गन. द सेकेंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी. सो इस केसेस में हम क्या कहते हैं? दैट सपोज लेजिस्लेचर इज ट्रेसपासिंग ऑन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, executive is trespassing on the domain of judiciary. Okay. Executive is also trespassing on legislature's domain. Legislature is also trespassing on judiciary's domain. Who has the power to end this? Because whatever this trespassing is, it is unconstitutional. Constitution के विरुद्ध है, Constitution के against है. Who has the power? The judiciary has the power, because it will interpret the Constitution and it can put a stop on the antics of the legislature and the executive. Okay. लेकिन यहां पर आप अगर देखिएगा कि will it be possible if the judiciary is committed? If the judiciary is committed, committed का मतलब क्या होता है? What is a committed judiciary? Please remember this. मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Committed judiciary. Okay. So committed judiciary जो है, it means that it is subservient to the executive and the legislature. Committed है किसी को, मोदी जी को committed है, राहुल गांधी से committed है. Okay.
वी वांट ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बट वी वांट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए कि इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए आपको? There can be two kinds of bureaucracy. One is independent bureaucracy, one is committed bureaucracy. You want a committed bureaucracy. Why? Because अगर मोदी जी कहेंगे कि स्वच्छ भारत करो, so a committed bureaucracy मोदी जी की बात मानेगा. They will understand what the prime minister is saying and they will do it. Why? Because bureaucracy is part of the executive. Whereas if your bureaucracy is independent, Modi ji will say Swachh Bharat Abhiyan and the bureaucracy will say मुझे नहीं स्वच्छ भारत करना है. तो committed bureaucracy is necessary, but do you need a committed judiciary or do you need an independent judiciary? You need an independent judiciary. You don't require a committed judiciary. Committed judiciary is subservient to the government of the day. जो गवर्नमेंट कहेगी उसी हिसाब से चलेगी. And this will lead to the abrogation of rights. This will lead to dissolution of separation of power. So you require not a committed judiciary, you require a independent judiciary. इस चीज को ध्यान रखिएगा. ओके, सो हुआ क्या था 2021 प्रीलिम्स में कमिटेड जुडिशरी का ऑप्शन आया था. ओके, सो कमिटेड जुडिशरी पीपल इंटरप्रेटेड इट एज कि कमिटेड मतलब कि कमिटेड है लोगों को न्याय दिलाने में. सो दैट डज नॉट मीन कमिटेड जुडिशरी. It does not mean it is, committed to giving justice. It means it is committed to or subservient to other organs of the government. The judiciary has to be independent and the bureaucracy has to be subservient. If the bureaucracy has a mind of its own, then the executive will collapse. Okay, ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई? ओके, यूएस में भी कमिटेड ब्यूरो, इंडिया में भी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है. That is why neutrality is a cherished trait of a bureaucrat. हम ये क्यों कहते हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए? So that they can serve in any government. Because if they will be committed to the government, they can serve under any party. But if they are committed to a party, then it will be problematic. Why? Because they will sabotage the effort of any new party. Okay. So that is why neutrality and anonymity is a very, very cherished trait of a bureaucrat. Okay. क्या ये चीज सबको क्लियर है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी पढ़ते हैं. Unlike the USA, where there are separate federal and state judicial system, India has a single unified judiciary. What does this mean? अमेरिका में जो है there is one federal सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जो है स्टेट्स में भी सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं. Within the states there are supreme court, there are hierarchy within the states as well. Okay, so फेडरल लॉज जो है दैट इज इंटरप्रेटेड बाय द फेडरल सुप्रीम कोर्ट और जो स्टेट लॉज हैं वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट करेंगे. ओके, इंडिया में क्या है? एक पिरामिडल हायरार्की है वेयर यहां पर लोअर कोर्ट्स आते हैं, यहां बीच में आपके हाई कोर्ट्स आते हैं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट आता है. सो द सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द जजमेंट्स passed by the state high courts and the lower courts. Okay, ठीक है. एक क्वेश्चन लेते हैं. आई मेंट इंडिपेंडेंट बिकॉज वाई वुड अ न्यू प्रेसिडेंट वुड ब्रिंग हिज ओन पीपल इन द ब्यूरोक्रेसी? न्यू प्रेसिडेंट अपने ही लोग लेके आएगा ना. वो जो काश पटेल है, ये सारे एफबीआई में जो ट्रंप ने डाला है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर हिज ओन पीपल. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रंप. दे आर ट्रम्प्स एलाइज. दे आर कमिटेड टू ट्रंप. इसीलिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट है वहां पर. अमेरिका में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट है, उसका कंसेप्ट डिफरेंट है. विथ एवरी न्यू रेजीम, एवरी न्यू प्रेसिडेंट, न्यू सेट ऑफ पीपल कम. यहां पर ऐसा होता है क्या कि अगर मान लिया राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वुड द आईएएस ऑफिसर हैव टू रिजाइन? क्या आईएएस ऑफिसर को रिजाइन करना होगा? नहीं. यहां पर क्या होगा कि देयर इज अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी विच इज permanently committed to the government, irrespective of the ideology. And that is why, in the Indian context, we say so much that the bureaucracy has to be neutral. Okay? The bureaucracy has to be neutral. Okay? इस चीज को आपको ध्यान रखना है.
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओके, इस तरीके का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वेयर द सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट द टॉप, ओके। और इससे क्या होता है, इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, दो चीजें हैं इसमें। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, हमारा मतलब, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड है एक स्ट्रक्चर में, इस तरीके के स्ट्रक्चर में वेयर द सुप्रीम कोर्ट कैन look into the law, into the judgments made by any state high court and any lower court. This system is not there in the United States where the states have their own supreme courts. स्टेट का हायरार्की अलग है, एंड देन फॉर द फेडरल लॉज देर इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ओके। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? डज इट मीन दैट इन यूएसए अ केस इन अ स्टेट हैज इट्स फाइनल jurisdiction within the state? No provision of appeal. See, इन मेजोरिटी केसेस दिस इज द थिंग व्हाट यू आर सेइंग, कि क्या स्टेट में जो स्टेट का सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है वो फाइनल होता है? स्टेट जो स्टेट के प्रोविजंस होते हैं उनमें यही सिस्टम है। लेकिन इन सर्टेन केसेस इफ देर इज एन ओवरलैप, सपोज देर इज सम क्राइम, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ द स्टेट दे हैव गिवन डेथ पेनल्टी, ओके, बट देर इज एन ओवरलैप, मतलब स्टेट लॉ वायलेट हुआ ही है, उसके साथ साथ फेडरल लॉ भी वायलेट हुआ है, देन यू कैन गो टू द फेडरल सुप्रीम कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट इफ इट इज 100% स्टेट लॉ, इफ देर इज 100% स्टेट लॉ, तब जो है द डोर्स आर क्लोज्ड, ओके। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है ये बताइए। हमारे यहाँ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। इम्पीच ही कर सकते हैं आप जजेस को, एंड इम्पीचमेंट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एलैबोरेट प्रोसेस, ओके। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, क्या अमेरिका में देखिए, इंडिया में क्या है, जजेस एक सर्टेन एज तक 62 या 65, 65 इफ दे आर गोइंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट, 62 इफ दे आर इन हाई कोर्ट। तो ये जो है, वहां पर अमेरिका में अगर मान लिया कि मैं 50 साल में बन गया, तो मैं कितने साल सर्व कर सकता हूं? आई कैन सर्व टिल माई डेथ। मैं जो हूं अपने डेथ तक जो है इसमें सर्व कर सकता हूं। अभी जो है आई थिंक जिन्सबर्ग करके एक जज थी, रूथ बेडर जिन्सबर्ग करके, शी डाइड एट द एज ऑफ 83 84 समथिंग, एंड शी वाज देयर, ओके, शी वाज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल राइट, एक टिकटॉक वगैरह पे या अगर आपने उस पे यूट्यूब पे देखा होगा, फ्रैंक कैप्रियो करके जज आता है, एंड ही गिव्स ट्रैफिक वायलेशन का, सो इट्स वेरी पॉपुलर, है ना, ट्रैफिक वायलेशन का देता है, एंड ही इज 88 ईयर्स ओल्ड। ही इज 88 ईयर्स ओल्ड। तो वहां पर जो जजेस हैं वो मरने तक, ओके, वो मरने तक जो है लेते हैं, ओके। सो इसीलिए जो है आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दे वेर सेइंग कि यार हमें 70 तक काम करने दो, व्हाई रिटायर अस एट 65। अमेरिका में तो मरने तक करते हैं, हमारी जो टैलेंट्स है वो 70 तक यूज करनी चाहिए। तो ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन इन द न्यूज। फिक्स्ड सैलरीज एंड बेनिफिट्स मिलता है, एंड द जजेस सैलरीज इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टर्म एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। Then separation from executive, judiciary is not under executive control. Power of judicial review है, courts can strike down any unconstitutional law, and अपने contempt के लिए the court can punish. Okay, so judiciary has the power to punish for the contempt to maintain its dignity. What is the importance of an independent judiciary? Protect the fundamental rights or the part 3 rights of the individuals. They uphold rule of law and ensure fair trial, and they check the power of the government, preventing authoritarianism. Okay. So अब हम देखते हैं थोड़ा क्रिटिसिज्म क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वन क्रिटिसिज्म देयर इज दैट इट इज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा लॉन्ग है, एंड इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। हम लॉयर्स पैराडाइज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लेक्स दैट एन एवरेज पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन, सो ही रिक्वायर्स द हेल्प of a lawyer, a specialist, okay.
and it is difficult for the common citizen to understand. That is why Indian courts are called the lawyer's paradise. And redundant and repetitive provisions are there. So many provisions they overlap and repeat, which makes the constitution bulkier than necessary. So अगर आप किसी दूसरे कंट्री का देखेंगे, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज का, सो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत पतला होता है. उसके पीछे रीजन भी है, मेजोरिटी ऑफ देयर प्रोविजंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान. सो एनीवेज दे हैड अ टेम्पलेट. ओके. लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोविजन भी ऐड करते हैं बहुत लिमिटेड ऐड करते हैं. ओके. There are too many borrowed features as well, so it is being criticized as called as a bag of borrowing. So डॉक्टर केटी शाह ने क्या कहा है कि इट्स अ पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन. इधर से थोड़ा आयरलैंड से थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा, यूके से थोड़ा, यूएसए से थोड़ा, ऐसे करते करते एक जगह पे खिचड़ी बना दी. Borrowed features without adaptation. So we have borrowed the features from different constitution, but we have not adapted it to Indian conditions. हमने क्या किया है, अडेप्ट नहीं किया है इंडियन कंडीशन से. ओके. सो जैसे सिंगल सिटीजनशिप है विच इज बोरोड फ्रॉम द यूके इज क्वेश्चन बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. सो ये जो है, some people say that why can't we have a system where we have multiple citizenship. ओके. जैसे आप देखिएगा इंडिया में जो है ऑलरेडी हम ये बात बोलते हैं कि एनआरआईज को अगर हम डुअल सिटीजनशिप दे दें, सो दे कैन बी एन एसेट टू आवर कंट्री. But at the same time, this single citizenship was taken so that we can have unity in the country, so that we cannot, okay, we will not abandon our country. Split loyalty ना हो. लेकिन एक चीज आप समझिएगा यहां पर, एक चीज यहां समझिएगा, उससे फायदा हुआ. स्टिल पीपल, आप देख रहे हैं आज के स्टेट सिचुएशन में क्या हो रहा है. ओके. आज के सिचुएशन में क्या हो रहा है, पीपल आर मोर देन हैप्पी. कनाडा का पासपोर्ट है तो उसका इंस्टाग्राम रील बन रहा है, इंडियन पासपोर्ट का तो मैंने जला दिया, अब कनाडा का पासपोर्ट विच मैं जा रहा हूं, ओके, वहां पर काम करने. सो फेडरल सिस्टम जो है विथ अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है हमारा. सो अनलाइक द यूएसए वेयर द स्टेट्स हैव significant पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर पावर टू द union government, and the center can legislate on state subjects under certain conditions. Rajya Sabha has certain powers over the state. Governor has discretionary powers. So this is under the same provision as we had in the 1935 Act. Okay. 1935 Act. Okay. नहीं, multiple citizenship is averse to the idea of one nationhood. You are correct. But has it stopped our people from, ditching the country and going abroad? बात यही थी ना कि टैलेंट ना छूटे, हमारा टैलेंट ना छूटे, स्प्लिट लॉयल्टी ना हो. ओके. इमरजेंसी प्रोविजंस make India almost unitary. So there are emergency provisions that we have from Article 352 to 356, and then we also have different provisions which makes India a strong unitary tendency. Excessive centralization of power. So limited financial autonomy for states. The states are heavily dependent on center for funds, and the finance commission decides how tax revenue is distributed, limiting the state's independence. मतलब जो पैसा रहता है उसका किसके पास पावर है डिस्ट्रीब्यूट करने का. That the power remains with the center. Okay. Role of the governor. So governor and appointee of the president can act against the elected state government. So this has also been criticized. It's an expensive and time consuming process of governance. Constitution creates multiple layers of government leading to bureaucratic delay. One of the most debated situation is the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Why? Because एक नया लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इट हैड इंट्रोड्यूस्ड. और होता क्या है, उसका रीजन, उसका रिजल्ट क्या है, आर सिटीज आर इन टैटर्स. आप देखिएगा, हम क्या कहीं से $4 ट्रिलियन इकोनॉमी लगते हैं. साउथ कोरिया जो है इट्स अ $1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी. इवन इंडोनेशिया, चलिए छोड़ देते हैं, इंडोनेशिया लगता है, इंडोनेशिया जो है इंडिया से कहीं गुना बेटर है. वियतनाम बहुत बेटर है. सो उसी में आप देखिएगा कि इतने सारे, पहले यूनियन से पैसा जाएगा स्टेट में, फिर लोकल गवर्नमेंट में,
ओके, फिर उससे होते 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 जब ग्राउंड पे आता है तो 1 रुपए जो निकलता है यूनियन गवर्नमेंट से, नीचे आते 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 उसका 15 पैसा 10 पैसा बच जाता है। वाई? बिकॉज एट एवरी लेवल पीपल ईट देयर शेयर, एंड दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज नॉट माई वर्ड, हुज वर्ड इज दिस? राजीव गांधी वर्ड। ओके, राजीव गांधी ने ये कहा था। ठीक है। लॉन्ग एंड कॉस्टली इलेक्शन प्रोसेस है हमारा। लैक ऑफ क्लैरिटी इज देयर इन सम प्रोविजंस। ओके, and there is no clear definition of what is a minority. Now some people will say that we should not consider the Muslims as a minority. Why? Because there are 20 crore Muslims in India, 25 crores. There are more Muslims in India than there are Muslims in Pakistan. Okay. So that is the thing, right? That is the thing that, people say कि यार ये definition नहीं है. Okay. Excessive protection to certain groups, reservation system. So constitution provides reservation in education and jobs for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, but critics argued that this system, though needed initially, has continued indefinitely. अब एक और चीज देखिएगा, 15 साल जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें विमेन्स रिजर्वेशन विल कंटिन्यू फॉर 15 years इन द बिगिनिंग. So do you think that this will continue for 15 years? This will not continue for 15 years. Why? Because when the 15 years will complete, the parliament, in the fear of losing the women vote bank, they will increase to another 15 years, then increase to another 15 years. In the year 2200, मतलब 23rd century में हम चले जाएंगे, फिर भी ये चलते रहेगा. Why? Because no political party wants to lose its vote bank. Why should I bell the cat? ओके, मैं क्यों हारूं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां रहना, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में. आई लाइक वेरी मच, when 5 SPG security guards are roaming around me. Why should I lose this? Okay. ऑल्सो फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आर देयर. देखिए हमारा कितना अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स जो है हमने कर दिया. ओके, 106 अमेंडमेंट्स हम लेके आ चुके हैं. सो डू यू थिंक दैट इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल वुड हैव सीन दैट 106 times the constitution was changed, they would be horrified. Okay, especially they would be horrified after seeing the 42nd constitutional amendment act, okay, which was done by the daughter of one of the founding fathers. All right. There is ambiguity in the amendment procedure, what can be done, what cannot be done, and there is difficulty in removing the outdated provisions. So अभी भी जो है भारतीय न्याय संहिता तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सालों तक colonial era laws कंटिन्यूअसली चल रहे थे. आपको पता है ना, देयर वाज दिस न्यूज वेयर दे सेड कि हम पानी पी सकते हैं फ्रॉम द, वी कैन, दे सेड दैट हम पानी पी सकते हैं फ्रॉम द होटल्स. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट यस, यू कैन गो एंड आस्क फॉर वाटर एंड फॉर लेबोरेटरी इन एनी काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. ओके, होटल और रेस्टोरेंट. सो वो उसका बैकिंग कहां से था? देयर वॉज ए colonial era Sarais Act, where in the 1800s it was passed so that the travelers, they can use the rest houses. Okay, ब्रिटिशर्स ने 1800s में पास किया था सो दैट जो ट्रैवल करते थे मर्चेंट्स, वो जो हैं, ओके, वो जो हैं बेसिकली दे यूज टू गो ऑन दीज लॉन्ग ट्रिप्स एंड दे कैन गो इनटू द टॉयलेट्स एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट्स ऑन द areas from where they are passing. There is no provision for right to recall. मतलब there is, अगर आपके एमपी एमएलए गए, एक बार चले गए तो वो 5 साल के लिए फिक्स्ड है. ओके, यू डोंट, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिकॉलिंग देम, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिमूविंग देम मिड टर्म. You are stuck with that person for 5 years unless and until he does something stupid, criminal. अगर कुछ क्रिमिनल नहीं कर रहा है, सिर्फ ही इज इनकॉम्पिटेंट, so you are stuck with that person for 5 years. Okay, all right.
And this has led to poor accountability, as voters must wait for the next election to remove inefficient politicians. And there is no midterm evaluation mechanism, which means even non-performing government complete their tenure. Okay. So this is the criticism. Any questions?